कफन मुंशी प्रेमचंद की सर्वाधिक चर्चित कहानी मानी जाती है। वर्षों तक यह कहानी विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रमों में भी रही। इस सच को भी नहीं नकारा जा सकता कि 20वीं सदी की सबसे विवादित कहानी का श्रेय भी कफन को ही जाता है। चर्चा और विवाद के अंतर्द्वंद पर दृष्टि डालें और कहानी को वर्चस्ववादी नज़रिए से देखें तो यह कहानी उत्कृष्ट है, क्योंकि धर्मशास्त्रीय मर्यादाओं का पालन करते हुए कहानी में शूद्रों का चांडाल रूप प्रस्तुत हुआ है। प्रगतिशील दृष्टि से देखें तो कहानी निकृष्ट है, क्योंकि कहानी में अकल्पनीय अमानवीयता का बोध है। यहाँ कहानी के बारे में भी थोड़ा जान लेना समीचीन होगा। कफन प्रेमचंद की अंतिम कहानी है, जो चांद हिंदी पत्रिका के अप्रैल 1936 के अंक में प्रकाशित हुई थी। प्रेमचंद ने पहले इसे उर्दू में लिखा और उर्दू पत्रिका के जामिया के दिसंबर 1935 के अंक में छपी थी। कुछ आलोचकों का ऐसा मत है कि कफन हिंदी की मौलिक कहानी नहीं है, बल्कि उर्दू का तजुर्बा है। कफन हिंदी साहित्य जगत की एकमात्र ऐसी कहानी है जिसके प्रकाशन की स्वर्ण जयंती 1986 में वर्ष भर मनाई गई। बुद्धिजीवियों और कथा विशेषज्ञों तथा सुधी श्रोताओं के बीच कहानी पर गोष्ठियों, संगोष्ठियों और सेमिनारों का दौर खूब चला। साहित्यिक पत्रिकाओं में विशेष लेख छपे और पूरे साल कफन का जश्न रहा, क्योंकि यह कहानी दलितों का मान मर्दन करती है। अतः इस आयोजन पर लाखों रुपए व्यय हुए। कफन के प्रशंसकों में बहुधा वे लोग थे जिनके पूर्वज कफन कहानी के पात्र नहीं थे। कहानी पाठक मन को न केवल घायल ही कर डालती है, बल्कि उसे लहूलुहान भी कर देती है। कथ्य में व्यवहारिकता उसकी भौतिक सच्चाई की कसौटी होती है। इस भौतिक सच्चाई के बगैर कहानी बिन पंख के पक्षी के सदृश होगी, जिसके लिए उड़ान भरना तो दूर, छटपटा कर दम तोड़ना नियति है। अपनी व्यवहारिकता के अभाव में कफन कहानी किस कदर बेदम होती जाती है। एक सिंहावलोकन। जन्म और मृत्यु दो ऐसे शाश्वत सत्य हैं, जब मानव जाति धर्म वर्ग का भेदभाव भूलकर संवेदनशील और मानवीय हो जाती है। अगर कोई प्राकृतिक आपदा आड़े नहीं आए। कहानी के अनुसार रात के समय माधव की पत्नी बुधिया अपनी झोपड़ी में पड़ी प्रसव पीड़ा से छटपटा रही थी। दर्द के मारे जोर जोर से कराह रही थी। असहनीय पीड़ा से पांव पटक रही थी। घीसू और माधव दोनों बाप बेटे अर्थात बुधिया के ससुर और पति किसानों के खेतों से चुरा कर लाए आलू झोपड़ी के बाहर अलाव में भून कर खा रहे थे। औरत की चाहे कितनी बड़ी दुश्मन हो, वह पिछले सभी भेद, द्वेष भाव, मनमुटाव भुलाकर प्रसव पीड़ा के समय उसके साथ हो जाती है। प्राय होता यह है कि बिरादरी की बड़ी बुढ़ियाँ, देवरानी, जेठानी ऐसे अवसर पर गर्भवती महिला की बराबर निगरानी रखती हैं। प्रसव का ऐसा ही एक प्रसंग गोदान के 27वें भाग में आता है। गोबर झुनिया को लेकर लखनऊ आ जाता है और खुर्शेद मिर्जा की कोठरी में रहता है। गर्भवती झुनिया को वहाँ कोई देखने वाला नहीं है। झुनिया पूरे दिनों में है, लेकिन दाई माई का कहीं ठौर नहीं है। पूरा पेट झुनिया पर उसी मोहल्ले की चूहिया नामक एक अनजान महिला की बराबर नज़र थी। वह स्त्री धर्म निभाती है। चूहिया गोबर से कहती है, मैं देख लूँगी। 12 बच्चों की माँ यूँ ही नहीं हो गई। तुम बाहर आ जाओ गोवर्धन, मैं सब कर लूँगी। वक़्त पड़ने पर आदमी ही आदमी के काम आता है। वह झुनिया के पास जा बैठती है और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर उसका पेट सहलाती हुई बोली, मैं तो आज तुम्हें देखते ही समझ गई थी। सच पूछो तो इसी घड़के में आज मुझे नींद नहीं आई। चूहिया स्नेह से उसके केस सहलाती हुई बोली, धीरज धर बेटी, धीरज धर, अभी क्षण भर कष्ट कटा जाता है। और चूहिया ने झुनिया को प्रसव पीड़ा से मुक्ति दिला दी। भारी विरोधाभास जहाँ गांव बस्ती है, बिरादरी है, परिवार है, वहाँ तो एक दलित महिला बुधिया को प्रसव के दौरान तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। जहाँ शहर है, अपना कोई नहीं है, एक हमदर्द महिला को फरिश्ते के रूप में प्रस्तुत कर गैर दलित महिला झुनिया को बचा लिया जाता है। बस इसीलिए ना कि अपने पूर्वाग्रहों के चलते प्रेमचंद को कफन में संपूर्ण दलित जाति को जलील, काहिल और संवेदनशील दिखाना था। घीसू और माधव सौ निखट्टू, नीच और निकम्मे थे, परंतु बुधिया तो गांव बस्ती में आदर भावी और व्यवहार कुशल थी। कितना दारुण है कि बुधिया प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी और मोहल्ले की औरतें उसके पास नहीं आईं।
यह बात निहायत बेजा है और साक्षी है कहानी की ये पंक्तियाँ। घीसू कहता है, मेरे 9 लड़के हुए, घर में कुछ नहीं था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार लगाया ही। बेड़ा पार लगाने वाली बात घीसू की स्वाभाविक दीनता है। ध्यातव्य है, घीसू की पत्नी के 9 लड़के हुए। उन 9 लड़कों के जन्म के वक्त घीसू की पत्नी को मोहल्ले की दाइयाँ या समझदार औरतों के अनुभवी हाथों ने ही प्रसव से निवृत्त कराया होगा। गांव में जो औरत ज़्यादा बच्चे जन्म लेती हैं उसे बच्चा जनाने के लिए सयानी मान लिए जाने का विश्वास आज भी कायम है। नामुमकिन है बुधिया के प्रसव के समय घर परिवार मोहल्ले की सयानी औरतें नहीं आएँ। बुधिया के मरने के बाद उसे रोने के लिए मोहल्ले की औरतों सहित सभी लोग आ गए और घीसू माधव के आंसू पोंछने लगे। अपनी अव्यवहारिकता के कारण कहानी की यहाँ सांसें टूटने लगी हैं और डायलिसिस पर आ गई है। प्रेमचंद की अगली चूक बड़ी चुभती है। प्रेमचंद का जन्म बनारस के लमही गांव में जरूर हुआ। वे गांव में रहते भी जरूर थे, लेकिन उनको पढ़ते अभ्यास होता है कि गांव की रीति रिवाज, परंपराओं और लोक रीतों से उनका कोई सरोकार नहीं रहा। गांव का बुनियादी ज्ञान तो दूर, उन्हें गांव के बारे में सतही बोध भी नहीं था। यही कारण है कि अपनी सधी बुनावट के कारण ग्रामीण परिवेश से अनभिज्ञ शहरी लोगों को उनकी कहानियां आश्चर्य का चकाचौंध पैदा करती हैं। वही ग्रामीण लोगों को बिन सिर पैर की लगती है। कैसे प्रेमचंद घीसू और माधव पिता पुत्र दोनों को मृत बुधिया के लिए कफन लाने भेजते हैं। मृत्यु जैसे अवसरों पर भाई बंधु सगे संबंधी मृतक के परिजनों को सांत्वना देते हैं, उनको ढाढ़स बंधाते हैं। शोक संतप्त की पीड़ा से आत्मसात करते उनकी आंखें रोने लगती हैं। अगर ऐसे गमगीन अवसर पर मृतक के परिजन कफन लाने के लिए जाना भी चाहे तो उन्हें बिल्कुल भी नहीं जाने दिया जाता है। कफन लाने का काम रिश्तेदार या खून का रिश्ता रखने वाले करते हैं। प्राय उस समय कफन के पैसे भी नहीं मांगे जाते। फिर घीसू माधव का फाका सर्वज्ञात था। प्रेमचंद ने घीसू और माधव को कफन के लिए भेजकर लोग की खिल्ली तो उड़ाई ही है, गांव की चमार जात को निष्ठुर, निर्दयी और नकारा साबित करने का दुस्साहस भी किया है। बाप बेटों को गांव के जमींदारों के यहाँ बुधिया के कफन के लिए चंदा करने भिजवाते हैं। जहाँ अन्य साहित्यकार जमींदारों को शोषक का पर्याय मान रहे थे, वहीं प्रेमचंद उन्हें दयालु प्रवृत्ति का होना सिद्ध कर रहे थे। यहाँ प्रेमचंद ने जमींदारी का बड़ी श्रद्धा से यशोगान किया है। जमींदार घीसू की ओर 2 रुपये फेंक देते हैं। चंदा बटोरते बटोरते दोनों के पास 5 रुपये इकट्ठे हो जाते हैं। कहना होगा कि 70 वर्ष पहले यह एक बहुत बड़ी रकम थी। घीसू और माधव कफन के लिए मांगी गई इस रकम को लेकर बाजार गए। बाजार में वह कफन नहीं खरीदने के मन में यूं ही इधर उधर टटपोले मारते फिरते हैं, खाते पीते हैं और रात होने का इंतजार करते हैं ताकि सस्ते से सस्ता कफन खरीद सकें। उनके चेहरे पर इस बात की रंज भी नहीं है कि घर में 2 लाशें, बुधिया और उसके पेट का बच्चा, पड़ी है। लोक व्यवहार में कफन खोर को मांस खोर से ज़्यादा पतित माना जाता है। यहाँ रात होना कहानी का आधारभूत ढांचा है। कहानी में एक त्रासद संवाद है। माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। हाँ और क्या, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात को कफन कौन देखता है। कहानी की प्राणवायु है, लाश उठते उठते रात हो जाएगी। रात के इस सरूर से ही कहानी में क्रूरता आई है। इसी रात में घीसू और माधव कफन के पैसे की दारू पीते हैं और जी भरकर जश्न मनाते हैं। वे धर्मनिष्ठ हैं, भाग्य भगवान में उनकी आस्था है, स्वर्ग नरक वैकुंठ का उन्हें भान है, लेकिन रात के कारण निश्चित है लाश उठते उठते रात हो जाएगी। कहानी का यही चरमोत्कर्ष है जिसकी नींव हवा पर खड़ी है। प्रचलित लोक रीति के अनुसार मुर्दा चाहे किसी भी धर्म, जाति, समुदाय अथवा वर्ग का हो, उसे रात में जलाया ही नहीं जाता है। अगर किसी की मृत्यु दिन छिपने पर हो जाती है, लाश को रात भर रखा जाता है और दूसरे दिन मृतक का दाह संस्कार किया जाता है। इसके 2 व्यवहारिक पहलू हैं। धर्म की दृष्टि से यह पाप है और अनिष्ट की श्रेणी में आता है। व्यवहार की दृष्टि से रात में दाह संस्कार करने से दिवंगत का क्रियाकर्म ठीक से नहीं हो पाता है। लाश उठते उठते रात हो जाएगी कहानी की जान है और यह जान इस अटल सत्य से निकल जाती है, रात में लाश उठती ही नहीं है। अब देते रहो शब्द ज्ञान और भाषा शैली के महंगे इंजेक्शन। विडंबना यह है कि कफन कहानी
तक आते आते प्रेमचंद 54-55 के वृद्ध हो गए थे। उन्हें इतना तक मालूम नहीं रात में लाश उठती ही नहीं है। कफन लिख बैठे। सारिका अक्टूबर 1986 के अंक में प्रोफेसर रामेश्वर शर्मा लिखते हैं, घीसू और माधव प्रेमचंदीय वर्चस्ववादी हैं। महाब्राह्मण का मृतक से रागात्मक संबंध तो नहीं होता, यहाँ तो मानवीय राग चेतना के संपूर्ण मूल्य को ध्वस्त कर प्रेमचंद घीसू माधव का समर्थन करते नजर आते हैं और उस पर तुर्रा प्रगतिशीलता का। इस कहानी में प्रेमचंद का पतन मरणोन्मुख प्रेमचंद की बुद्धि का विनष्ट हो जाना है। सवाल उठता है कि इतनी गलीज कहानी लिखने के लिए प्रेमचंद ने दलितों यानी चमारों को ही क्यों चुना? क्या इसकी पृष्ठभूमि में किसी अन्य बड़ी जाति के गरीब पात्र नहीं हो सकते थे? राष्ट्रीय सहारा के 8 अगस्त 2004 के अंक में विचारक और वरिष्ठ साहित्यकार मुद्रा राक्षस अपने लेख प्रेमचंद पुनर्पाठ क्यों नहीं में लिखते हैं, प्रेमचंद ने अपनी रचनाओं में शूद्र जाति के अनेक चरित्रों को लिया है और उनकी दर्दनाक गाथाएं कही हैं। यह अलग बात है कि कफन तक पहुंचकर उन्होंने उनके प्रति जरूरत से ज़्यादा अनुकंपा कर दी। डॉक्टर रामविलास शर्मा के अनुसार दरिद्र शूद्र ही नहीं ब्राह्मण भी होता है। क्या स्थिति बनती अगर कफन के पैसे से दारू और पूड़ी खाने पीने वाले शूद्र नहीं ब्राह्मण बाप बेटे होते? यह स्थिति प्रेमचंद को स्वीकार नहीं हो सकती थी। बहू के कफन की दारू वे ब्राह्मण बाप को नहीं पिला सकते थे, क्योंकि प्रेमचंद की मानसिकता के अनुसार हिंदू दो तरह के रहे हैं, शुद्ध पवित्र सवर्ण और अशुद्ध गंदे शूद्र। प्रेमचंद की कहानियों में सार कम और अव्यवहारिकता ज़्यादा है। वे ऐसे कथ्य उठाते हैं जो निपट नाटकीय और अविश्वासी हैं और जीवन जीती जिंदगियों से मेल नहीं खाते। उनकी कोई भी कहानी अनुभव की कमी, अभाव और अव्यवहारिकता की छूत से नहीं बच पाई है। शूद्रों के मामले में उन्होंने मनुस्मृति में वर्णित सूक्त पर का पूरा ख्याल रखा है। कफन अति है। चमार जाति जितनी निकृष्ट हो सकती है, कहानी में बस एक मात्र यही संदेह निहित है। इसी तरह की साहित्यिक समीक्षा संबंधित वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम सारे वीडियो प्राप्त करें और देखें। धन्यवाद।